साथ नवीन कुलकर्णी जुड़ रहे हैं। नवीन, स्वागत है आपका। मार्केट पर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लूं उससे पहले स्पेसिफिकली ये डिफेंस कंपनियों पर आपकी राय क्या रहेगी, क्योंकि एक तरफा मूव्स देखने को मिले, नथिंग स्टॉपिंग दीज काउंटर्स ऐसे लग रहा है। अब यहाँ से नए ट्रिगर्स क्या ढूंढ रहे हैं मार्केट ने कि बेझिझक महंगे वैल्यूएशंस, ओवरबॉट टेरिटरी में, उसके बावजूद तेजी आ रही है। जहां तक डिफेंस स्टॉक्स का आप देखेंगे, जो परफॉर्मेंस रहा है ये काफी स्ट्रांगली बैक्ड फंडामेंटल्स के बेसिस पे भी है, क्योंकि ये सब कंपनीज के जो अर्निंग्स आ रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ रहे हैं। राइट, अगर आप बीएल के अर्निंग्स देखेंगे, आप एचएएल के अर्निंग्स देखेंगे, तो इनके अर्निंग्स भी बहुत स्ट्रांग रेट पे ग्रो कर रहे हैं, इसलिए स्टॉक्स भी री-रेट होते जा रहे हैं। जब तक ये अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी स्ट्रांग रहेगी तब तक स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। ग्लोबल एनवायरनमेंट भी ऐसा है जहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट का डिमांड बढ़ते जा रहा है। तो ये जो स्ट्रांग टेलविंड्स है सेक्टर में जब तक रहेंगे तब तक तो स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे, और ये हमने बहुत बार देखा भी है। राइट, ऐसा नहीं है कि मतलब ये एक यूनिक केस है डिफेंस के साथ, ये पहले भी हुआ है काफी सेक्टर्स में जहाँ पे भी टेलविंड्स बहुत स्ट्रांग रहते हैं, तो उसके कारण स्टॉक्स री-रेट होते जाते हैं एंड इसका कोई क्लोजर नहीं दिखता है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, जब तक टेलविंड्स है सेक्टर में और अर्निंग्स ग्रोथ ट्रैजेक्टरी स्ट्रांग रहेगी तब तक ये स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। क्वेश्चन यही है कि ये लेवल से कितना और अपसाइड है, वो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि स्टॉक्स हमेशा ये सेक्टर में आज आज की बात नहीं करूंगा, अगर 4 महीने पहले भी जाओ तो भी ये स्टॉक्स ओवरबॉट लग रहे थे और आज भी ओवरबॉट लग रहे हैं, लेकिन टेलविंड्स इतने स्ट्रांग है कि परफॉर्मेंस जारी है इनका। हैल एक ऐसा स्टॉक है जिसने बड़ा फोमो दिया है। जब ये लिस्ट हुआ था तब मार्केट तेजी में था, ये स्टॉक चलने का नाम नहीं ले रहा था, तो बड़ा फोमो हुआ कि हमारा स्टॉक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जब लोगों ने बेच दिया तो फिर अब फोमो हुआ कि हमारे पास हैल नहीं और हैल चलने लगा। सो इट्स अ वेरी क्यूरियस केस ऑफ हैल, जिस तरह का एक्शन बनता दिखाई दिया है। कमिंग टू द ब्रॉडर मार्केट नाउ नवीन, जो कल मूव आया और जो हरकत एफआईआईज ने कल के, ऑफ कोर्स वो आरबीआई की तरफ से जो एक्सूबरेंस दिखाया है और वो डिविडेंड पे किया सरकार को, इज इट अ टर्निंग पॉइंट एफआईआईज की वापसी के लिहाज से, उनके फंड फ्लोज के लिहाज से, स्पेशली क्योंकि कल हमने वो डेटा पॉइंट्स देखे हैं बैंकों में किस तरह की एफआईआईज की खुद शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो जहाँ तक एफआईआर का सवाल है, अगर हम देखेंगे कि ये महीना जैसे स्टार्ट हुआ है, इनफैक्ट पिछले महीने भी, अप्रैल के महीने में भी एफआईआर वर नेट सेलर्स, थोड़ा बहुत बेचा ही था उन्होंने, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं बेचा था। और ये महीना जब स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली वोलेटिलिटी स्पाइक कर रहा था। वोलेटिलिटी अभी भी मतलब लॉन्ग टर्म एवरेज से ज्यादा है, तो सेलिंग काफी आई थी एफआईआर की। तो टू सम एक्सटेंट एफआईआर्स इवेंट के हिसाब से हेज भी कर रहे थे अपना पोजीशन, और मे बी कुछ एफआईआर शॉर्ट भी गए होंगे। तो ओवरऑल ये था कि शॉर्ट कवरिंग एट सम पॉइंट इन टाइम वाज एक्सपेक्टेड। तो शायद वो शॉर्ट कवरिंग थोड़ा सा अर्लियर देन एक्सपेक्टेशंस आया, तो जिसके वजह से रैली कल काफी स्ट्रांग रही है। टू सम एक्सटेंट मैं ये कहूंगा कि ये रैली ने हमें भी सरप्राइज किया है कि जो स्ट्रांग रैली रहा है एट अ विक्स ऑफ 21, जिस हिसाब से मतलब मार्केट ने अपमूव दिया है वो काफी सरप्राइजिंग रहा है। अभी यहाँ से कैसे बिहेव करता है ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्योंकि मार्केट में रिस्क अभी भी एटलीस्ट जो विक्स इम्प्लाई कर रहा है वो हायर देन एवरेज है। तो उस हिसाब से मार्केट शायद थोड़ा ये लेवल्स पे कंसोलिडेट कर सकता है, या प्रोबेबली इन द नेक्स्ट 5 to 6 ट्रेडिंग सेशंस प्रोबेबली देयर कैन बी सम करेक्शन आल्सो। तो ये थोड़ा सा मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा ओवर द नेक्स्ट 10 days or so on the market performance. अच्छा नवीन जी, मुझे याद आता है पिछले 3 बजट में जो कैपेक्स का आवंटन था, शायद 2022 में 7.5 लाख करोड़ का था, 7.5 ट्रिलियन का, उसके बाद वो 10 लाख करोड़ का गया। इस बार आरबीआई द्वारा दिए गए इस डिविडेंड के बाद, देखिए एक इवेंट तो हम प्ले कर चुके हैं, बट एग्जैक्टली जितने रिसोर्सेज सरकार के पास इस वक्त बजट से पहले हैं, क्या उस कैपेक्स की रकम में एक सब्सटेंशियल जंप इस बजट में आ सकता है? मेरा अल्टीमेटली प्रश्न ये है कि क्या इस वक्त कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये सारे स्टॉक्स चल चुके हैं एलएनटी को छोड़ के, स्टिल अपना जो पैरल है वो स्ट्रांगली प्रेस करना चाहिए इन काउंटर्स पे? फ्रेश बैंक की गुंजाइश है कैपिटल गुड्स पे,
और करना चाहिए क्या, कंसिडरिंग बजट बहुत नज़दीक खड़ा है और आपके पास रिसोर्सेज हैं इस बार उसमें देने के लिए? जहाँ तक गवर्नमेंट केपेक्स का सवाल है, गवर्नमेंट केपेक्स काफी समय से कर रहा है और हर साल गवर्नमेंट केपेक्स बढ़ा भी रहा है। लेकिन ये इंक्रीमेंटल डिविडेंड की वजह से गवर्नमेंट ज्यादा स्पेशल फोकस करेगा ऑन केपेक्स लेड थीम। मुझे इस चीज के बारे में गेस करना मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल जो अगर आप थीम देखेंगे जो कैपिटल गुड्स सेक्टर या केपेक्स ओरिएंटेड सेक्टर्स है, गवर्नमेंट केपेक्स तो एक तरफा एक एस्पेक्ट है, एक पहलू है मैं कहूँगा, लेकिन जो प्राइवेट केपेक्स है वो ज्यादा बड़ा होता है इवेंचुअली, राइट? क्योंकि गवर्नमेंट कैन ओनली स्पेंड सो मच एंड गवर्नमेंट का जो एरिया ऑफ स्पेंडिंग होता है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ये सब फोकस एरियाज ज्यादा होते हैं। लेकिन जो प्राइवेट केपेक्स है, जो मतलब बड़े-बड़े सेक्टर जैसे यूटिलिटीज हो गए, फैक्ट्रीज हो गए, मेक इन इंडिया रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो गए और ऐसे बहुत सारे जो है, वहाँ पे जो केपेक्स है वो बहुत ज्यादा आ सकता है। एंड ओवरऑल जो इकोनॉमी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का जो रुझान है, इसके अलावा जो पावर कंजम्पशन का जो रुझान है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये सब एरियाज में केपेक्स आने की संभावना काफी ज्यादा है और काफी तेजी से पिकअप होने की संभावना भी ज्यादा दिख रही है। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि प्राइवेट केपेक्स जो है वो थीम काफी मेजर होगा नेक्स्ट 4 से 5 साल के लिए एंड वो विल बी द की driver for capital goods and capex related themes rather than government capex, क्योंकि government capex will continue to remain elevated but will not be the key driver from here on। ये मेरा व्यू है। अच्छा नवीन जी, इस बार एस्ट्रल की जो अर्निंग थी थोड़ी सी अगर आप देखें निराश करने वाली थी, बट अदर दैट अगर आप पॉलीकैब को देखें, स्ट्रॉन्ग मूव दिया इसने। अच्छा, पॉलीकैब हो गया या फिर एशियन पेंट्स हो गया या फिर पिडिलाइट हो गया, स्पेशली आई मीन कंसिडरिंग क्रूड प्राइसेस जो कि 81 की ट्रैजेक्टरी में है, विद ऑल आई थिंक जियोपॉलिटिकल टेंशंस उनके परसिस्ट करते हुए भी 81 के पास खड़ी हुई है। रियल स्टेट में बहुत अच्छी खासी स्ट्रेंथ है आपका, स्पेशली इन 3-4 पॉकेट्स पे सर, एस्ट्रल पे, पिडिलाइट, पॉलीकैब, हेवल्स, इनमें व्यू क्या है आपका? स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से इस वक्त यहाँ पर इसमें? जहाँ तक अगर आप ऐसे देखेंगे कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जैसा सेक्टर है, राइट, हम ब्रॉडली इन सबको कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में हम इनको बांधेंगे, तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में मुझे दिख रहा है कि अपटिक हो रहा है। इसके अलावा आप छोटे-छोटे कंपनीज देख लीजिए, जैसे जो मतलब कोई मतलब लेट्स से वी-गार्ड जैसी कंपनी हो गई, राइट? ये सब कंपनीज में भी थोड़ा बहुत अपटिक दिखा है इन सदर्न मार्केट्स, राइट? तो ओवरऑल ये दिख रहा है कि मतलब नेक्स्ट 6 से 12 महीने फॉर द कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस काफी स्ट्रांग रह सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट थीम मुझे दिख रहा है। तो इसमें वाइड रेंज ऑफ कंपनीज है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि अपटिक आ सकता है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक जाऊँ, जैसे पेंट्स अगर सेक्टर देखूँ तो वहाँ पे कुछ और चैलेंजेस है, मार्जिन का प्रेशर है, नए कंपटीशन एंटर करने की वजह से कुछ और चैलेंजेस आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस के बारे में मैं सोचूं, तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर में ओवरवेट हो रहना एक इम्पोर्टेंट थीम हो सकता है एंड इसमें मुझे लग रहा है कि पैसे बनने की संभावना काफी ज्यादा है यहाँ से, क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई है, जैसे इलेक्शन में भी काफी स्पेंडिंग हुई है, वो भी लोगों तक पहुंचा होगा एंड बहुत सारे थीम प्ले आउट होंगे नेक्स्ट 6 से 12 महीने में। तो स्टॉक्स लाइक मतलब जो भी स्पेस जहाँ पे हैवेल्स ऑपरेट करता है, जहाँ पे लेट्स से डिस्क्रिशनरी में बाकी कंपनीज ऑपरेट करती हैं, वहां पे लगता है कि उनको बेनिफिट मिलेगा और ये स्पेस में मुझे लगता है कि अपटिक काफी स्ट्रांग आएगा इन द नेक्स्ट 6 to 12 months। नवीन, एक स्पेस टेक्नोलॉजी, उस पर आपकी क्या रहेगी एंड क्या राय रहेगी? एंड आई वांट टू स्पेसिफिकली आस्क ऑन टीसीएस और आपका विप्रो इस साल थोड़े बहुत चले, नॉट विप्रो, इन्फोसिस थोड़े से चले, लाइक टीसीएस एट द मोस्ट 1%, लेकिन जो सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है दिग्गजों में वो माइंडट्री रहा है। ये दिग्गज निफ्टी के बड़े स्टॉक्स जो चले नहीं हैं, क्या उनकी बारी आएगी अब पोजीशन लेने की? जहां तक आईटी सेक्टर का सवाल है, वहां पे जैसे जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे जैसे डिफेंस सेक्टर का, तो वहां पे सबसे बड़ा टेलविंड है कि सेक्टर का ग्रोथ इतना स्ट्रांग है कि वहां पे स्टॉक्स री-रेट होते जा रहे हैं। और जहां तक आईटी सेक्टर का सवाल है, वहां पे जो टेलविंड्स है वो काफी वीक है और ज्यादा हेडविंड्स है वहां पे।
तो वो चैलेंजेस रहे हैं, तो ये चीज़ें कब टर्न अराउंड होगा उसके उसके बारे में क्लैरिटी थोड़ा-सा कम है इस समय। हालाँकि ये जो स्पेस है, ये स्पेस में जो क्वालिटी ऑफ कंपनीज़ है वो बहुत ज़्यादा हाई है। कंपनीज़ में लिक्विडिटी का कोई इश्यू नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ आर वेरी एफिशिएंटली मैनेज्ड, तो बहुत सारे पॉजिटिव्स वहाँ पे हैं जो मतलब कंपनीज़ अपने तरह से काम कर रहे हैं और बिज़नेस मॉडल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि और 1 से 2 क्वार्टर तक ये स्पेस में एक्साइटिंग नंबर्स तो मुझे लगता है कि डिलीवर नहीं कर पाएँगे। उस हिसाब से थोड़ा बहुत प्रेशर आईटी सेक्टर में रहेगा। हालाँकि बीच-बीच में आई थिंक टेक्निकल ट्रेड्स शायद लोग बिठाएँगे, उस हिसाब से थोड़ा बहुत रिटर्न्स बन सकते हैं। बट ओवरऑल मुझे नहीं लग रहा है कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर तक ऐसे कोई कंसिस्टेंट रिटर्न ये सेक्टर में ईज़िली बन सकता है। तो मैं थोड़ा-सा कॉशियस ही रहूँगा ऑन आईटी सेक्टर। टू बी ऑनेस्ट, हम लास्ट 12 मंथ से आईटी सेक्टर पे कॉशियस ही हैं। हमारा पोज़ीशन इन आईटी सेक्टर इज़ ऑलमोस्ट क्लोज़ टू ज़ीरो इन आवर पोर्टफोलियोज़। तो हमारा कॉशन स्टैंस ये सेक्टर में अभी मेंटेन्ड है। नवीन, टेलीकॉम में क्या इस समय एक्सपोजर बढ़ा है? सी जहाँ तक टेलीकॉम सेक्टर का सवाल है, लास्ट टाइम भी मैंने ये बात कही थी और इस बार भी मैं सेम बात को रिपीट करूँगा। टेलीकॉम सेक्टर एक्साइटिंग सेक्टर है। यहाँ पे टैरिफ हाइक्स आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सेक्टर स्टेप फंक्शन की तरह चलता है ऑन टैरिफ हाइक्स। लेकिन इम्पोर्टेंट थीम यही है कि ये सेक्टर में आगे जाके कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। तो उस हिसाब से जो की बेनिफिशियरीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना बहुत क्रिटिकल है। वोडाफोन आइडिया के बारे में अभी डाउट बहुत कम है कि कंपनी सॉल्वेंट होगी कि नहीं होगी। तो इसमें जो हमें लगता है कि जो बेस्ट पॉसिबल प्ले है वो इंडस टावर्स है। तो उस हिसाब से, क्योंकि वो टावर्स लीजिंग बिज़नेस में है, जो सेक्टर में जो ग्रोथ आएगी और जो कैपेक्स होगा उसकी वजह से कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो कंपनी में जो चैलेंजेस थे, राइट? कि टेनेंसी के ये सारे चैलेंजेस अभी मिटिगेट हो रहे हैं, आगे जाके ग्रोथ पिकअप होगा। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इंडस टावर्स की स्टोरी जस्ट अभी स्टार्ट हुई है एंड नेक्स्ट 2 से 3 साल तक ये स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स गुड स्पीकिंग टू यू। तो इंडस टावर जैसे ट्रेड्स में शायद अब अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू करेंगे लोग। अच्छा, मनप्पुरम फाइनेंस